आज हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स पर चर्चा शुरू करेंगे। मैक्रो MACRO यह शब्द ग्रीक भाषा के मैक्रोज MAKROS से बना है। मैक्रोज का अर्थ ही होता है विशाल या व्यापक। शब्द से ही स्पष्ट है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यापक स्तर पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना है, या इसको ऐसे कहें कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना है। इसकी विषय वस्तु आपको इस तरह से मिलेगी: राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, कुल बचत, कुल विनियोग इत्यादि। अलग अलग विद्वानों ने समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा अलग अलग तरह से प्रस्तुत की है। आप किताब में बोल्डिंग, शूल, स्पेंसर इत्यादि की परिभाषा पढ़ेंगे। अभी जो बातें मैंने कही वह आपको स्पेंसर की परिभाषा में मिल जाएगी। स्पेंसर ने कहा, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था या उसके बड़े हिस्सों पर विचार किया जाता है। इसके अंतर्गत जो विषय वस्तु मिलती है वो इस तरह से होती है: बेरोजगारी की दर, मुद्रास्फीति की दर, सामान्य कीमत स्तर इत्यादि। तो अभी तक आपने व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है, जिसमें किसी व्यक्ति, व्यक्तिगत फर्म इत्यादि को ध्यान में रखते हुए आप विचार करते हैं, सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। अब सिद्धांतों को संपूर्ण अर्थव्यवस्था की ओर, पूरे समाज की ओर मोड़ना है। अभी जो हमने चर्चा की परिभाषाओं की, तो उन्हीं से समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं भी लिखी जा सकती हैं। मान लीजिए आपको एक प्रश्न लिखने के लिए का उत्तर लिखने के लिए कहा जाए कि समष्टि अर्थशास्त्र की क्या विशेषताएं हैं। विशेषताएं यहाँ मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप बड़ी आसानी से इसमें 4 पॉइंट्स बना सकते हैं। पहला पॉइंट होगा समष्टि इकाइयों का अध्ययन, दूसरा होगा संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन, तीसरा हो जाएगा समष्टि आर्थिक चर, और चौथा हो जाएगा समष्टि उपकरण। पहला जो मैंने कहा समष्टि इकाइयों का अध्ययन, तो समष्टि इकाइयों के अंतर्गत आप राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार इत्यादि पर चर्चा करेंगे, जो पूरे अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करेंगी। उसी से निकलेगा रिलेटेड टू होल इकोनॉमी, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित, कि किसी व्यक्ति पर ही किसी नीति का प्रभाव नहीं देखना है। कोई जो नीति है या कोई ऐसा कार्यक्रम है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से कैसे जुड़ेगा, इसकी चर्चा हम करेंगे। तीसरा हमने कहा था समष्टि आर्थिक चर, वेरिएबल। तो वेरिएबल कुछ महत्वपूर्ण समष्टि आर्थिक चर हो जाएंगे, जैसे कुल मांग, कुल पूर्ति, कुल बचत, कुल विनियोग इत्यादि। इन पर चर्चा आगे के जो अध्याय हैं उनमें होंगे। और एक पॉइंट मैंने बताया समष्टि आर्थिक उपकरण, ये टूल्स क्या होंगे। तो यहाँ आप देखेंगे राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति इत्यादि के बारे में भी पढ़ेंगे। तो विभिन्न अध्यायों में यह समष्टि अर्थशास्त्र बटा हुआ है, और इसके जो अध्याय हैं वो अर्थशास्त्र को समझने की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जैसे जब आप राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे, GDP, GNP, NNP इत्यादि की चर्चा करेंगे, और जानेंगे कि कैसे इसका हम अनुमान लगाते हैं, क्या इसकी विभिन्न विधियां हैं। तो इकोनॉमिक्स को और अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। उसी तरह से जब आप केन्स का रोजगार सिद्धांत पढ़ेंगे, कुल मांग, कुल पूर्ति पर चर्चा करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान हम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आगे के अध्यायों में विभिन्न विषयों से जब परिचय मिलता है तो समष्टि अर्थशास्त्र की महत्ता समझ में आती जाती है।